अगर आपके पास सरफेसी का नोटिस आ जाए बैंक से तो क्या करें। जब आप सबसे पहले कोई भी लोन लेते हैं, अगर वो खाता बैंक द्वारा एनपीए कर दिया जाता है तो उसमें तुरंत एक बैंक द्वारा सरफेसी का नोटिस जारी किया जाता है। अगर आपने कोई भी लोन लिया है और या फिर उसमें कोई आपके प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उस केस में आपको बैंक सरफेसी नोटिस भेजता है। ये जो नोटिस है बारों को भेजा जाता है जो कि ऋणी होता है जिसने लोन लिया है। अगर साथ में कोई गारंटर भी है, या तो प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, उसने अपनी प्रॉपर्टी आपको गारंटी में दी हो आपके लोन के लिए, या नॉर्मल गारंटी आपके लोन में ली हो, तो ये नोटिस उसको भी जाता है। अब जो नोटिस में जो टाइम दिया जाता है सरफेसी का, जो पहला नोटिस आता है जिसको हम 13/2 का नोटिस भी बोलते हैं, तो उसमें जो वारोवर है उसको 60 दिन का टाइम दिया जाता है और जो गारंटर है उसको 7 दिन का दिया जाता है। यानी कि इस दिन के अंदर अंदर जो भी ओवर ड्यू आपके अकाउंट में है वो आपको चुकाना होता है, तो ये नोटिस कैंसिल हो जाता है। इसके बाद जो सरफेसी एक्ट 2002 है, जो नोटिस है पहला नोटिस, वो आपको दिया जाता है अंडर सेक्शन 13(2). इसको बोलते हैं सरफेसी का पहला नोटिस। इसके बाद अगर आपको ये नोटिस आया है तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो जितना हो सके जो भी ओवर ड्यू अमाउंट है आपके खाते में, यानी कि जितने से आपका खाता एनपीए हुआ है, कोशिश करें वो आप जमा कर पाएँ 60 दिन के अंदर। इसके बाद अगर जो सरफेसी का नोटिस है उसका अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तभी भी बैंक को उस नोटिस का जवाब दें, उसमें अपनी प्रॉब्लम या दिक्कत को लिखें जिस कारण आप जमा नहीं कर पाए थे वो लोन। यानी कि आपका बिजनेस में अगर प्रॉब्लम कुछ हुई हो या पर्सनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसका उसमें जिक्र करते हुए बैंक को उसका तुरंत एक जवाबी नोटिस दें बैंक को। इसको आपको भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको बैंक को भेज देना है, जिससे कि बैंक को भी पता चले कि जो रियल चीज़ थी वो आपके साथ क्या हुई। हो सकता है बैंक इसको थोड़ा टाइम आपको और दे दे। इसके बाद अगर हो सके तो आप जो भी ब्रांच मैनेजर है, शाखा प्रबंधक है, उससे जाके मिलें, अपनी पूरी डिटेल बताएं क्यों आपका ये अकाउंट ओवरड्यू हुआ और जो एनपीए हो गया। तो इस तरह से काफ़ी डिस्कशन करने से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और बैंक के माइंड में भी एक ये रहेगा कि आप मतलब पैसा देने के लिए तैयार हैं और आप जैसे ही नोटिस आपको मिला तुरंत आप बात करने आए बैंक मैनेजर से। अब जान लेते हैं जो सरफेसी का पहला नोटिस है वो आने के बाद कितने दिन बाद दूसरा एक नोटिस आता है। यानी कि जो भी आपका 13/2 का नोटिस है उसमें आपको 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है पे करने के लिए जो भी आपका ओवरड्यू अमाउंट है आपके लोन अकाउंट में। उसके बाद एक दूसरा नोटिस यानी कि जिसको बोलते हैं 13/4। इसमें क्या करता है, जो भी आपका प्लॉट अगर प्लॉट है तो उस केस में बैंक आपका सिंबॉलिक पोजीशन ले लेता है उस प्लॉट का, यानी कि उस पर अपना वो हक जमा देता है और बोलता है कि इसका हमने एक तरह से पोजीशन ले चुके हैं। अगर प्लॉट के केस में अगर आपके प्रॉपर्टी कोई रखी है कमर्शियल या रेजिडेंशियल तो उस केस में उसका वो फिजिकल पोजीशन लेता है बैंक, यानी कि उसको अपने कब्जे में ले लेता है फिजिकली। इसमें भी दो तरह के पोजीशन हो सकते हैं, यानी कि एक तो होता है पीसफुल, यानी कि आप आसानी से अपनी मर्जी से उसको बैंक को दे दें कि हाँ भी ठीक है आपका इसमें अधिकार है और आप इस पर कब्जा करके इसको बेच सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है फोर्सफुल पोजीशन, यानी कि अगर आप इसमें कुछ आनाकानी करते हैं तो बैंक क्या है पुलिस प्रोटेक्शन लेता है। एक डीएम के थ्रू लेटर मूव होता है जिसको बोलते हैं पुलिस प्रोटेक्शन, तो वो साथ में लेकर आता है और उसका फिजिकल पोजीशन ले लेता है। जैसे ही बैंक फिजिकल पोजीशन लेता है उसके 7 दिन के अंदर जो 13/4 का नोटिस है उसकी डिटेल वो 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, जिसमें से एक होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक होता है लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर जो कि सर्कुलेशन में अच्छा खासा हो। तो इन 2 न्यूज़पेपर में इस 13/4 नोटिस की डिटेल दी जाती है, जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल, किस दिन बैंक ने उसका पोजीशन लिया, कितना अमाउंट है, प्रॉपर्टी की डिटेल क्या है और किसके नाम पर लोन है, गारंटी करता है, ये पूरी डिटेल इसमें न्यूज़पेपर में पब्लिश की जाती है। और जो न्यूज़पेपर पब्लिश करने का खर्चा है ये भी आपके अकाउंट में ही डाला जाता है। जब आपका नोटिस पब्लिश हो चुका है उसके बाद इसमें एक वैल्यूएशन की जाती है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो एक सरफेसी अप्रूव्ड कुछ वैल्यूअर होते हैं बैंक के इम्पैनल्ड, उनके द्वारा इसकी वैल्यूएशन की जाती है। ये वैल्यूएशन इसलिए बैंक कराता है कि जब बैंक इसको सेल करने के लिए जाएगा तो किस वैल्यू पर मिनिमम वो सेल करे, जिसको हम रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं। वैल्यूएशन करने के बाद ई नीलामी की सूचना इस प्रॉपर्टी की डाल दी जाती है। जो भी ई नीलामी से संबंधित वेबसाइट है वहाँ पर इसकी ऑनलाइन एक पर्टिकुलर डे में जो इसकी बिड है वो लगाई जाती है, नीलामी की जाती है। उसमें जो भी रिजर्व प्राइस से ज़्यादा वैल्यू देता है उसको ये प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। तो इस तरह से पूरा काम होता है सरफेसी के अंतर्गत अगर आपका लोन ख़राब हो जाए तो। ई नीलामी से पहले तक भी अगर आप पैसा भर देते हैं
तो भी बैंक वो नोटिस जो है 13/2 13/4 के कैंसिल कर देता है और आपका अकाउंट स्टैंडर्ड हो जाता है। अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो बेटर है कि उसकी ई नीलामी होने दें और उससे जो भी पैसा आएगा बैंक उस प्रॉपर्टी को, उससे जो लोन है वो भर देगा। उसके बाद भी अगर कोई इसमें ओवर ड्यू बचता है तो बैंक उसके लिए आप पर एक सूट फाइल कर सकता है। इस केस में अगर आप चाहें तो बैंक से एक मुश्त समझौता योजना यानी कि OTS के अंतर्गत भी जो अकाउंट है उसको सेटल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें।